नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले युग करवट समाचार पत्र के प्रमुख कॉलम नियमित स्तंभ, तीसरी आंख में आज क्या लिखा गया है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे नोएडा के एक रंगरसिया थानेदार की कहानी, फिर 9 दिन की विधवा कैसे बनी विधायक, और दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति यानी शराब नीति लागू रहेगी। कल हमने आपको बताया था कि युग करवट में नियमित प्रकाशित होने वाले कॉलम तीसरी आंख में, जिसको हमारे एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ लिखते हैं, उसमें गर्म दूध की कहानी लिखी गई थी। आज उसी को आगे बढ़ाया गया है। आज वो लिखते हैं कि योगी सरकार के फैसले से विपक्ष की जबान पर ताला लगेगा। ये कल लिखा गया था। उसके लिए मसला गर्म दूध बन जाएगा, वो दिखाई दे रहा है। कल कई नेशनल चैनल पर योगी सरकार के नवरात्रों पर सरकारी आयोजन और 1 लाख रुपए दिए जाने को लेकर डिबेट हुई, लेकिन कोई भी विपक्षी दल इस फैसले के खिलाफ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी इस डिबेट में थे। उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। हालांकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से योगी सरकार से अपील की कि 1 लाख की जगह 10 करोड़ रुपए जिलाधिकारी को दे दिए जाएं, ताकि सभी धर्मों के लोगों के आयोजन कराए जा सकें। जाहिर है ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक ट्वीट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार के इस फैसले से मिर्ची तो सभी को लग रही है, लेकिन कोई भी खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल चाहे कोई भी दल हो, वो अपना वोट बैंक देखता है। कोई खुलकर खेलता है तो कोई पर्दे के पीछे से खेलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर खेल रहे हैं और यही उनकी पहचान बन गई है। जब गैर भाजपाई दलों की सरकार थी, तब बाकायदा सरकारी धन रोजा इफ्तार पार्टी के लिए जिलाधिकारी को आता था और बाकायदा जिला प्रशासन इफ्तार पार्टी का आयोजन किया करता था। ये एक तरह से परंपरा बन गई थी। भाजपा की सरकार में भी एक बार ऐसा हुआ था। प्रधानमंत्री भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। बाद में ये सिलसिला बंद हो गया। अब 10 साल से कोई इफ्तार पार्टी सरकारी तौर पर नहीं होती है। जब सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था, तब किसी ने ये मांग नहीं उठाई कि नवरात्रों पर भी सरकार को आयोजन करने चाहिए। आज योगी सरकार ने नवरात्रों पर आयोजन कर निर्देश क्या दिया, सभी को मिर्ची लग गई और वो डिमांड करने लगे कि सभी धर्मों के आयोजन सरकार को करने चाहिए। सवाल यह है कि पहले ये डिमांड क्यों नहीं की जाती थी। आज सरकारी तौर पर ऐसा हो रहा है तो फिर सबको मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि ये देश ये सभी का देश है, इसलिए सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, सभी को अपने धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है। अब जो पहले होता रहा, क्या वो हमेशा होता रहेगा? इसलिए ज़रूरत इस बात की भी है कि परंपरा हमेशा नहीं रहती। नवरात्रों पर सभी को आपसी सौहार्द के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए और ये बहुत सुखद अनुभव है कि नवरात्र भी एक साथ पड़ रहे हैं और रमज़ान भी। इसलिए सभी आपसी सौहार्द के साथ राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए सोचें। इसके बाद वो लिखते हैं कि परिंदों में तो ये फ़िरका परस्ती भी नहीं देखी, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। ये आज का तीसरी आंख का कॉलम जो सलामत मियाँ जी लिखते हैं। अब एक ऐसी घटना गौतम बुद्ध नगर जिले में हुई कि जिससे महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर महिला पुलिसकर्मी ही अपने विभाग में सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला सड़क पर सुरक्षित कैसे होगी? दरअसल एक थानेदार पर थाने में तैनात महिला दरोगा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का आलम क्या है। इसका अंदाज़ा आप महिला सब इंस्पेक्टर की दर्द भरी चिट्ठी से लगा सकते हैं, जिसे उसने नोएडा की महिला सुरक्षा डीसीपी को लिखा है। अपनी चिट्ठी में महिला सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर पर जानबूझकर शारीरिक छेड़छाड़ करने और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। नोएडा के थाना फेज़ 2 में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में लिखा, थाने के प्रभारी विनोद कुमार मुझे मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। होलिका दहन यानी कि 7 मार्च को उसकी ड्यूटी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लगी थी, लेकिन प्रभारी निरीक्षक ने वहां से ड्यूटी से हटाकर अपने साथ रखा और अगले दिन रंग लगाने के बहाने शारीरिक रूप से छेड़छाड़ की। महिला सब इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब इंस्पेक्टर ने छेड़छाड़ की तो उन्होंने उनसे कहा
कि सर अपनी सीमा में रहिए, SHO हैं तो अपनी पद की गरिमा बनाए रखें, मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ, इतना तो पता होना चाहिए। इसके बावजूद इंस्पेक्टर नहीं माने और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने लगे। महिला सब इंस्पेक्टर ने DCP महिला सुरक्षा को लिखित शिकायत दी है। साथ ही थाना प्रभारी की व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले को नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गंभीरता से लिया और जांच के लिए विशाखा गाइडलाइन के तहत 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। साथ ही फेज 2 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया और जांच पूरी होने तक महिला दरोगा को भी लाइन में भेज दिया गया है। ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत हाइप हो रहा है, चर्चा का विषय है। मैं सुनाता हूँ कहानी पूजा पाल की। पूजा पाल एक ऐसी महिला जो मात्र 9 दिन में विधवा हो गई और उसके बाद सियासत में आई, विधायक बनी और एक बहुत बड़े माफिया से पंगा लिया। उमेश पाल हत्या के बाद जेल में बंद अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है। उसके बेटे पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन एक और नाम है जो चर्चा में है और वो है समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल का। पूजा पाल वही हैं जिनके पति राजू पाल की हत्या में अतीक जेल में बंद हैं, उस पर उसका आरोप है। पति की हत्या के बाद पूजा पाल इस माफिया के खिलाफ डट कर खड़ी रही, मुकाबला किया। पूजा पाल का परिवार इलाहाबाद शहर में कटघर मोहल्ले में रहता था, वहीं रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। पूजा की शादी 16 जनवरी 2005 को राजू पाल के साथ हुई। राजू पाल उस समय इलाहाबाद पश्चिम सीट से बसपा के विधायक थे। पूजा ब्याह कर अपनी ससुराल धूमनगंज स्थित उमरपुर नीवा पहुंची थी। शादी के महज 9 दिन बाद उसके पति राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसके बाद वो पति के मामले में पैरोकार बनी और सियासत में कदम रख दिया। पति के हत्या के बाद उपचुनाव में बसपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। अगली बार यानी कि वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में वो इलाहाबाद शहर से पश्चिम से चुनाव लड़ी बसपा के टिकट पर और चुनाव जीत गई, विधायक बन गई। 2012 में भी पूजा ने दोबारा इसी सीट पर दर्ज की, लेकिन 2017 में भाजपा के सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उनको चुनाव हरा दिया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा सपा के टिकट पर चायल से विधायक चुनी गई। 2022 के चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखा था और अपना पता मल्लावा मेहंदीखड़ा गोसावा हरदोई लिखा था। इस बात से ये अंदाजा लगाया गया, खुलासा हुआ कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें करीब 18 साल पहले जाना पड़ेगा। देश में आम चुनाव हो रहा था। साल 2004 में यूपी की फूलपुर सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। उनके सांसद बनने से इलाहाबाद में शहर पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। कुछ दिन बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में सपा ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया और जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। उपचुनाव के नतीजे आए तो अतीक अहमद के भाई अशरफ को हार का मुंह देखना पड़ा और बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने जीत हासिल की। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक के खेमे में बुरी तरह खलबली मची हुई थी। धीरे धीरे मामला शांत हो रहा था। विधायक बनने के महज कुछ दिन बाद राजू पाल की शादी पूजा के साथ हुई, लेकिन दोनों की खुशी बहुत ज़्यादा दिन रह सकी। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप नाम के 2 युवक और भी मारे गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड से उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत गर्मा गई थी। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया। एफआईआर में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरद, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। राजू पाल हत्याकांड में पुलिस ने दिन रात जांच की। विवेचना के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का रिश्ते का चचेरा भाई उमेश पाल अहम चश्मदीद गवाह था। केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी। अतीक के गुर्गे उसे डराने लगे। उस वक्त उसने पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी
उमेश पाल पर लगातार अतीक के गुर्गे अपना बयान बदलने का दबाव बना रहे थे। उसे गवाही से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा था, वो नहीं माना तो वर्ष 2006 में उमेश पाल को अगवा करके बंधक बना लिया गया। उमेश पाल ने इसी के बाद अदालत में जाकर राजू हत्याकांड में अतीक के पक्ष में गवाही दे दी थी। इस बात से उसकी बहन, रिश्ते की बहन पूजा नाराज हुई थी। हालांकि अतीक के चंगुल से मुक्त होने के बाद उसने थाने में जाकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। राजूपाल हत्याकांड की जांच से पूजा और उसका परिवार संतुष्ट नहीं थे। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश से सरकार से जांच किसी और एजेंसी से कराने की मांग की, तो सीबीसीआईडी को ये जांच सौंप दी गई थी। सीबीसीआईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक पत्र दाखिल किया था। इसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुलहसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीसीआईडी की जांच से भी दिवंगत विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा और उनका परिवार खुश नहीं था। निराश होकर पूजापाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीबीआई जांच की मांग की। मामले में सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुना दिया। सीबीआई जांच की बात आई तो उमेश पाल को अपने खुद के फंसने का डर लगने लगा, इसलिए वो एक दिन पाल समाज के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों को लेकर राजूपाल के घर गया। वहां उसने पूजा पाल के सामने कहा कि अब सहयोग कीजिए, हम लोग गवाही देंगे। इस पर पूजा पाल ने कहा था, आए हो तो निराश नहीं करेंगे, ईमानदारी से लड़ना चाहते हो तो साथ देंगे। उसके बाद पूजा उमेश के साथ कोर्ट जाने लगी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नए सिरे से 20 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई, पूर्व विधायक अशरफ समेत कई लोग शामिल थे। सभी के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए थे। कोर्ट के सामने आरोपियों ने ट्रायल की मांग की थी। राजूपाल हत्याकांड में उमेश की गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिलती रहीं। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने उनको 2 सुरक्षाकर्मी दे रखे थे। राजूपाल हत्याकांड के पैरोकार और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री सीएम योगी से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा की मांग की। पूजा पाल का कहना है कि मुझे और मेरे गवाहों को सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरी हत्या हो गई तो राजूपाल हत्याकांड का ये पूरा केस जो अदालत में चल रहा है ये बंद हो जाएगा, और जिस तरह से मैं अतीक से लड़ी हूँ उस तरह उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। ये 9 दिन की शादीशुदा ज़िंदगी जुटाने के बाद विधवा हुई पूजा पाल की कहानी है। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मामले से आप सभी लोग परिचित हैं। अब याकूब कुरैशी और उसके परिवार के नाम चिन्हित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीओ किठोर रूपाली राय की तरफ से याकूब और उसके परिवार की 26 संपत्ति और 12 वाहनों को चिन्हित किया गया है। विभागों से संपत्ति और वाहनों की अनुमानित कीमत मांगी गई है। सीओ का कहना है कि इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। संपत्ति को जब्त करने के लिए डीएम को फाइल भेजी गई है, उससे अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये बता दूं कि इस समय याकूब कुरैशी जेल में हैं। उसके 2 बेटे इमरान और फिरोज़ जमानत पर बाहर हैं। याकूब परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभी तक संपत्ति जब्त नहीं हो पाई थी, जबकि दिसंबर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी शमजिदा बेगम, बेटे फिरोज़ और इमरान, मैनेजर मोहित, मुजीब और फैज़ाब के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में शमजिदा और मोहित अग्रिम जमानत पर हैं। याकूब, मुजीब और फैज़ाब जेल में हैं। 26 संपत्ति और 12 वाहनों की कीमत का ब्यौरा लोक निर्माण विभाग और आरटीओ से लिया जा रहा है। दिल्ली की सरकार की जो शराब नीति है वो विवादों में है। उसी मामले में मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली थे वो जेल में हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को नई पॉलिसी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अगले 6 महीने में 5 दिन ड्राई डे भी रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली थी। नई एक्साइज पॉलिसी तैयार होने तक पुरानी नीति को लागू किया गया था। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से नई नीति तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण ही 6 महीने के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में जो 6 दिन ड्राई डे रहने वाले हैं वो महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा हैं।
दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था, जिसे लेकर घमासान मच गया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि नई नीति के जरिए आबकारी ठेकेदारों को सीधा मुनाफा पहुंचाया गया। शराब कारोबारियों की चांदी हो गई। नई नीति आने के बाद शराबकारियों का मुनाफा 1000% तक बढ़ा था। 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई थी। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप गौरवान्वित होंगे, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो एकदम रूस के S-400 की तरह है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। ये दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को भागने या बचने का मौका नहीं देगी। इसको कोई भी व्यक्ति आराम से कहीं भी ले जा सकता है, चाहे वह चीन से सटे हिमालय की पहाड़ी हो, पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा हो या सियाचिन का ग्लेशियर, इसे कहीं से भी दागा जा सकता है। इसमें कई आधुनिक तकनीक हैं। ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसका प्रोपल्शन सिस्ट ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। ये देश में एक बड़ी उपलब्धि है। अब गाजियाबाद और उसके आसपास की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस दिन OBC आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। H3N2 वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। लोक नायक अस्पताल में 20 बेड का एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। इसे आइसोलेशन वार्ड बताया जा रहा है। 15 डॉक्टरों की एक टीम भी तैयार कर ली गई है। रील बनाने के लिए कुख्यात हो चुके गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर अब आपको सतर्क रहना होगा। 16 किलोमीटर के इस पथ पर CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं। वसुंधरा पुलिस चौकी पर इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। आज इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया है। ये कैमरे शहर के व्यापारी और औद्योगिक संगठनों की मदद से लगाए गए हैं। मेरठ में किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने कमिश्नर चौराहे पर धरना दिया। धरने में हजारों किसान शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कमिश्नर ऑफिस जाने वाले सभी रास्तों पर यातायात रोक दिया गया था। गन्ना मूल्य की वृद्धि, बकाया गन्ना भुगतान, सामान्य योजना में स्वीकृत निजी नलकूप के कनेक्शन का सामान देने, आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की ओर से मेरठ के कमिश्नरी चौराहे स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में किसानों की महापंचायत की गई। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि महापंचायत में भाकियू अराजनीतिक के चेयरमैन कटवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, हरिनाम सिंह वर्मा, दिगंबर सिंह सहित कई बड़े किसान नेता पहुंचे। पंचायत के लिए सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल होने पहुंचने लगे थे। महापंचायत को लेकर यातायात पुलिस ने देर रात 12 बजे से कमिश्नरी पार्क की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर रूट डाइवर्ट कर दिया था। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर बैरियर लगा दिए गए थे, जहां से कमिश्नरी पार्क की तरफ जाने नहीं दिया गया। SSP कार्यालय की तरफ से भी आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था। SSP आवास की ओर से कमिश्नरी की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद रहा। कचहरी पुल पर भी बैरिकेटिंग की गई। यहाँ तक कि किसी प्रकार के वाहनों को प्रवेश नहीं दिया गया। महापंचायत को लेकर SP सिटी पीयूष सिंह ने 1 कंपनी PSC, 4 CO, 250 पुलिसकर्मी, 10 थानेदार और LIU कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के सेक्टर 23 में ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्रयास करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आयुष है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आयुष को गोली भी लगी है। इस मामले में अभी 4 लोग और फरार हैं। IMS डासना में परिवहन विभाग द्वारा कर्मयोग और सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव L वेंकटेश्वर लू ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने छात्रों को कहा कि यातायात नियम का पालन करना न सिर्फ आपकी जान बचाता है बल्कि दूसरों की भी जान बचती है। आए दिन होने वाले रोड एक्सीडेंट्स सबसे अधिक यातायात नियमों का पालन न करने की वजह से होते हैं, जबकि विभाग के नियम इतने कड़े नहीं हैं कि उसका पालन नहीं किया जाए।
दिल्ली में प्रवेश करते ही लोग यातायात नियमों का पालन सख्ती से करते हैं, लेकिन जैसे ही यूपी में प्रवेश करते हैं वो नियम भूल जाते हैं। इसलिए राज्य कोई भी हो, जिला कोई भी हो, लोगों को खुद से नियमों का पालन करना चाहिए। पर डेटा अगर आप देखेंगे, पूरे विश्व में जितने 4 व्हीलर हैं उसका अराउंड 2% भारत में है, जस्ट 2%। लेकिन पूरे विश्व में जितनी रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं उसका 23% भारत कंट्रीब्यूट करता है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही आप हैं। हम फॉलो नहीं करते। पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये लोग फॉलो कराने की कोशिश करते हैं तो हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। बट अगर आप हेलमेट लगा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, अपने माता पिता का ख्याल रख रहे हैं कि आप घर जिस तरीके से सुबह तैयार होकर घर से निकले हैं उसी कंडीशन में शाम को आप घर पहुंचेंगे। पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। ब्लॉक स्पॉट में सुधार लाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विशेषकर हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैं आपको एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपके अंदर की अंतरात्मा जगे कि आप जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं ऑनेस्टली फॉलो करिए। इसमें आप पुलिस के साथ कोई फेवर नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ फेवर नहीं करेंगे, या आप अपने आप के साथ फेवर करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने समाज के साथ। ट्रैफिक एसीपी रामानंद कुशवाहा ने कहा कि इस दौरान ग्राफ के माध्यम से जिले में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग से 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। नियमों का पालन करने की अपील करते हुए पोस्टर प्रदर्शनी भी कॉलेज परिसर में लगाई गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों ने दिखाया कि नियमों का पालन न करना जीवन पर कितना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। IMS कॉलेज में यातायात के नियमों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव L वेंकटेश्वर लू शामिल हुए। कार्यशाला में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। 21 फरवरी को सेक्टर 23 में ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया गया था। पुलिस हिरासत में खड़ा ये लड़का उसी घटना का आरोपी है। इसका नाम आयुष त्यागी उर्फ नवाब है। पुलिस मैनापुर पुल के पास चेकिंग कर रही थी, तभी आयुष अपने साथी के साथ बाइक से यहाँ पहुँचा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन्होंने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आयुष घायल हो गया, जबकि इसका साथी जितेंद्र वर्मा फरार हो गया। थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम में विगत दिनों एक ज्वेलर्स के साथ डकैती के प्रयास की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्त हरीश पुत्र ईश्वर चंद्र तथा 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश विशाल सहरावत पुत्र मुकेश सहरावत को थाना मधुबन बाबूधाम की पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस घटना में 10 आरोपी शामिल थे। अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ये लोग विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। कल से सभी कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान विद्युत आपूर्ति चलती रहेगी, लेकिन विभाग के दूसरे कोई काम नहीं किए जाएंगे। पूर्व घोषणा के तहत आज से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है। राजनगर स्थित पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पर विभाग के सभी जूनियर इंजीनियर, नियमित, संविदा आदि कर्मी इस हड़ताल में शामिल हैं। इसकी वजह से विद्युत विभाग में काम ठप हो गया है। विद्युत कर्मी 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि समझौता होने के बाद भी उसे लागू नहीं किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ऊर्जा निगमों का निजीकरण किया जा रहा है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। इतना ही नहीं, नई परियोजनाओं को भी निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी है। वर्ष 2000 के बाद से सभी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इससे विद्युत कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। नई मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री के साथ संगठन की वार्ता हुई और समझौता होने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया गया है। कल से विद्युत कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में विभाग का कामकाज ठप रहेगा। हालांकि विद्युत सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन अन्य दूसरे काम नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सड़क दुर्घटना की एक वीडियो वायरल हुई। जांच में पाया गया कि वीडियो गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की है। इस दुर्घटना में एक युवक घायल भी हुआ था। उसके पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार द्वारा एक युवक के साथ दुर्घटना कारित की गई है। उक्त के संदर्भ में जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये वीडियो थाना कविनगर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। कार तथा चालक की शिनाख्त के लिए टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो लिफ्ट देकर लोगों को लूटता था। इसे लिफाफा गैंग के नाम से भी जाना जाता है। थाना फेज 1 पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 14/3/2023 को थाना फेज 1 द्वारा एक अंतर्राज्यीय लिफाफा गैंग के 3 अभियुक्तों को नोएडा के सेक्टर 14A से गिरफ्तार किया गया। यह गैंग खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों को गाड़ी में लिफ्ट देता था और उसके बाद एक पीले लिफाफे में उनसे वसूली करता था। खुद को पुलिस वाला दिखाने के लिए ये लोग वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल करते थे। इनके पास से 3 तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस, एक स्विफ्ट गाड़ी और साथ ही साथ लिफाफे, गोंद, रबड़ भी बरामद हुए हैं। यह गैंग पूर्वांचल, दिल्ली NCR, बिहार और अन्य राज्यों में भी ऐसी हजारों घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गाजियाबाद की अदालत से एक बड़ी खबर है। मोदीनगर में 18 अगस्त 2022 को एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मात्र 7 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अदालत की पूरी कार्रवाई 5 महीने 28 दिन में हो गई है। अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सर, ये थाना मोदीनगर के एक मामले में सजा सुनाई है, क्या है ये? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के दिशा निर्देशों के तहत थाना मोदीनगर की पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से विवेचना की गई थी, जिसमें 7 दिन के अंतर्गत चार्जशीट लगाई गई थी और फिर उसके बाद इफेक्टिव पैरवी करते हुए लगभग 5 महीने 28 दिन के अंतर्गत में इसमें सज़ा कराई गई है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन, जो कि डोरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको 376 AB, 302 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे में फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा था, आज की जानकारी कैसी थी। धन्यवाद, नमस्कार।